हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने लास्ट जो वीडियोस बनाए थे वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित था और हमने आपको बताया था कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जिस नीति निर्देशक तत्व के संबंध में जानकारी दी गई है उससे संबंधित बातों का विश्लेषण वास्तव में किसी एक वीडियो का विषय नहीं है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व से संबंधित 2 वीडियोस अभी तक बन चुके हैं। लास्ट वीडियो में यानी कि दूसरा जो वीडियो था उस वीडियो में हमने भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 43 तक के जो है अनुच्छेदों की चर्चा की थी। ठीक है, आज के इस क्लास में हम सब जो है आर्टिकल 44 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच अनुच्छेदों में क्या क्या बातें की गई है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे सवाल डायरेक्ट अनुच्छेद से जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके संबंध में जिक्र करना, इसका उल्लेख करना। उम्मीद करता हूं कि अब तक जितने भी वीडियोस हमने भारत के संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत जो है डाली है वो सब आपने जो है वो देखा होगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी संबंधित है एक सीक्वेंस से क्रम से जो है वो क्या है कि हमने सारे वीडियोस डाले हैं। और ये जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब श्रृंखला समाप्त होगी और संविधान की, ठीक है, ये संविधान की श्रृंखला चली रही है। ठीक है, और ये थोड़ा भी लंबा है, इसमें अभी और बातें हमें करनी है और इससे रिलेटेड अब जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव से सवाल की भी जो है चर्चा की जाएगी, उसके क्वेश्चंस की भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, और आपसे तब तक मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप जो वीडियोस है वो कई बार देखिए और उसके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ताकि जब ऑब्जेक्टिव क्लास की जो है हम बात करें, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें हर चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें आप बेहतर करने की स्थिति में रह सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात आगे बढ़ाते हैं नीति निर्देशक तत्व का और हम लोग बात करेंगे आर्टिकल जो है वो क्या है 43 के बारे में हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कुटीर उद्योग के संबंध में उसमें राज्य से ये रिक्वेस्ट किया गया, राज्य से ये कहा गया कि राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो क्या है कि कुटीर उद्योग के विकास के लिए वो कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने जो है आज की क्लास में जैसे हमने बताया था कि आर्टिकल 44 के बारे में बात करेंगे और आर्टिकल 44 जो है ये बहुत ही विवादास्पद कह सकते हैं अनुच्छेद है और विवादास्पद इसलिए है क्योंकि इसके लागू करने या ना करने को लेकर तमाम तरह के जो है वो क्या है कि एक ओपिनियंस है, तमाम तरह के लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं और वो विचार कभी कभी विवाद का शक्ल ले लेता है, इसलिए आर्टिकल 44 जो है वो काफी डिस्प्यूटेड जो है माना जाता है। और आर्टिकल 44 के बारे में उसमें कॉमन सिविल कोड की बात की गई। कॉमन सिविल कोड कहने का मतलब है, सिविल मतलब होता है नागरिक, ठीक है, यानी कि इंसान जो हिंदुस्तान के अंदर के जो नागरिक है उन नागरिकों की साथ जो कह सकते हैं कि जो सामान्य जो नागरिक संहिता है वो संहिता सामान्य होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग हो, मुस्लिमों के लिए अलग हो। सिविल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं के लिए कह सकते हैं विवाह के जो कानून है, हिंदुओं के लिए उत्तराधिकार के जो कानून है, जो सक्सेशन के जो कानून है, वो सारे कानून हिंदुओं के लिए अलग हो, फिर मुस्लिम्स के लिए अलग हो, फिर सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग हो। ठीक है, इस तरह से जो है वो क्या है कि नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है वो क्या है कि हमारे संविधान निर्माता जो थे वो ऐसा सोचते थे, वो सोचते थे कि सबके लिए एक जैसा एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 44 को जो है वो किस में जगह दिया गया? नीति निर्देशक तत्व में। और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जब कोई आर्टिकल आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य से आप इस बात की अपेक्षा, जिसको हम संवैधानिक अपेक्षा कह सकते हैं, कि उसमें राज्य से सिर्फ और सिर्फ अपेक्षा कर सकते हैं कि वो मौका मिलेगा, अवसर जब भी मिले अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो आर्टिकल 36 और 51 के बीच के जो भी बातें की गई है उसको लागू करने की कोशिश करेगा, जब भी अपनी पॉलिसी बनाएगा उसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। यही बातें की गई और आर्टिकल 44 जो है वो क्या है, इसमें कॉमन सिविल कोड की बात की गई। इसका मतलब ये है कि राज्य से इस बात की संवैधानिक अपेक्षा है कि वो अवसर जब मिले, जब एक मतलब कह सकते हैं परिस्थितियां जब अनुकूल हो, तो फिर आर्टिकल 44 हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश होगा। एक समान नागरिक संहिता होगा। समान नागरिक संहिता समझिए कि एक कॉमन क्रिमिनल कोड है, एक हो गया कॉमन सिविल कोड। कॉमन क्रिमिनल कोड का मतलब हो गया समान आपराधिक संहिता। कॉमन क्रिमिनल कोड में क्या होता है कि एक मुसलमान अगर मर्डर करेगा और एक हिंदू अगर मर्डर करेगा, एक ईसाई मर्डर करेगा, तो सबके लिए एक जैसा मतलब क्या है, एक जैसी सजा है।
ये नहीं कि हिंदू ने किया है, किसी का मर्डर किया तो उसके लिए सजा के प्रावधान अलग हो जाएंगे, मुस्लिम ने किसी का मर्डर किया तो उसके लिए सजा के प्रावधान अलग हो जाएंगे। वास्तव में मर्डर मर्डर है, और चाहे जो व्यक्ति करे, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसको उस सब को एक समान चश्मे से देखा जाएगा, एक समान नजर से देखा जाएगा, और उसके लिए एक समान कानून संहिता का पालन किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वास्तव में हिंदुओं ने, अगर कोई तलाक की प्रथा है, हिंदुओं ने तलाक दिया, तो इसकी सजा वही होगी जो मुस्लिम्स ने, अगर वहां पर किसी तरह की तलाक की घटनाएं घटित हुई तो वहां पे जो भी जो है एक्यूज होंगे उनको वही सजा मिलेगी जो हिंदुओं में तलाक की जो है, कह सकते हैं कि जो भी कानून है संबंधित उस कानून का। लेकिन होता क्या है कि अक्सर ऐसा है कि वहां पे तलाक के अलग नियम है, यहाँ पे तलाक के अलग नियम है, वहां पे तलाक के अलग नियम ईसाइयों के बीच में, ठीक है। तो ये जो अलग अलग होता है, ठीक है ना, इसमें ये कहा गया कि अगर हम एक राष्ट्र की तरह रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वास्तव में जब कॉमन क्रिमिनल कोड लागू है तो कॉमन सिविल कोड भी लागू होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे देश का संविधान ये कहता है कि प्रत्येक जो है वो क्या है कि धर्म और समाज के जो अपने, जो कह सकते हैं अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है, रवायत है, ठीक है ना, वो क्या है कि उसको जिंदा रखने का, उसको अपनी पहचान, अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर राज्य जो है वो क्या है कि किसी तरह का, अगर समाज में अंतर्व्याप्त कुव्यवस्था, कुप्रथाएं अगर है, उसमें सुधार के लिए अगर वो कोई कार्य करता है तो जो धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है लोगों को, वो अधिकार उस पर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। राज्य को इस तरह के नेक कार्य करने से जो है वो क्या है कि रोकेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कॉमन सिविल कोड में प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखिए शुरुआती दिनों में क्या हुआ कि जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1955-56 के आसपास की बात है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस समय, ठीक है। और उस समय हिंदुओं से संबंधित 4 कानून लगभग जो है वो क्या है कि पारित हुए, और जिसमें उत्तराधिकार के नियम वगैरह सब उसमें जो है दिए गए थे, ठीक है। और वो हिंदुओं पर जो है वो लागू कर दिया। सारे जो हिंदू थे, हिंदुओं में भी जो है कई कास्ट, कई सब कास्ट, इस तरह से बहुत सारे जो है वो क्या वर्ण, इस तरह से मतलब जो है इस तरह बटा हुआ समाज था। लेकिन सबके लिए हिंदुओं में जो है एक समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया। तो हिंदुओं ने एक सवाल किया कि केवल हिंदुओं के लिए क्यों, ये मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं, ईसाइयों के लिए क्यों नहीं, ठीक है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उस समय जो है वो क्या है कि उस समय का, या कह सकते हैं उस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुओं के लिए इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि हिंदू अब ही जो है इसके लिए तैयार है, ठीक है। हिंदू अभी इसके लिए तैयार है, लेकिन और जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जिस दिन वो तैयार होंगे, ठीक है, जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, फिर उनके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। लेकिन क्या है, आजाद मतलब जो है उस 1955-56 के बाद ना जाने कितने साल जो है बीत गए, और जो है जो जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी, जो आकांक्षा थी कि सब लोग जब तैयार होंगे तब, लेकिन और सारी कम्युनिटी में अभी तक इस बात की स्वीकृति जो है वो हासिल नहीं हो पाई है, अभी तक उसके लिए वो तैयार नहीं हो पाए। तो एक वर्ग जो है वो ये कहता है कि अगर हमारे लिए लागू है तो वो सबके लिए लागू क्यों नहीं है। तो ये एक सवाल है, और यही डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है। और जो जिनके बारे में जो अल्पसंख्यक है उन लोगों का कहना कि नहीं, आर्टिकल 25 से 28 के बीच हमें जो है वो क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें अपने सांस्कृतिक जो है, कह सकते हैं कि जो विशेषता है उस विशेषता के साथ जीने का हमें अधिकार है, उसकी विशिष्ट पहचान बनाए रखने का अधिकार है। इसलिए अगर इस मामले में राज्य इंटरवेन करता है, इंटरफेयर करता है, तो ये एक प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है कि हनन है, ठीक है। ये बात इस तरह से जो है वो किया जाता है, और यही डिस्प्यूट, यही झगड़ा, यही रगड़ा, यही सारी चीजें जो है वो कह के चलती रही है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, कि यहां पे देखिए आर्टिकल 44 जो है वो क्या है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, कॉमन सिविल कोड की बात करता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पंथ निरपेक्ष कानून है। ये पंथ निरपेक्ष कानून का मतलब है कि अगर हिंदुओं के लिए है तो फिर जो है मुस्लिम्स के लिए भी होना चाहिए, पारसी के लिए भी होना चाहिए, ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एक कम्युनिटी पर लागू करते हैं तो फिर ये पंथ निरपेक्ष कानून नहीं रह जाता है।
कॉमन सिविल कोड कहने का मतलब है कि सबके लिए कॉमन और विदाउट हैविंग कंसिडरेशन ऑफ एनी कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, जेंडर, किसी भी तरह का जो हम कास्ट, क्रीड, जेंडर, ठीक है, इस तरह का जो है वो रिलीजन हो गया, इस तरह के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जिस तरह से आपराधिक संहिता में आपने किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन लागू नहीं किया है, समान नागरिक संहिता में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 44 इसी तरह की बात जो है वो करता है, और इसलिए एक सेक्युलर जो है वो क्या है कि इसको कानून आप कह सकते हो, ठीक है। तो यह एक पंथ निरपेक्ष कानून है। पंडित नेहरू ने क्या 1955-56 ईस्वी में हिंदुओं के लिए 4 बिल लाकर उनके बीच समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया। इसमें हिंदुओं का ऑब्जेक्शन क्या है, औरों के लिए क्यों नहीं? अगर आप हमारे लिए लागू करते तो औरों के लिए क्यों नहीं लागू करते हैं? तो हमने एक बात बताई थी कि पंडित नेहरू ने इस पर क्या कहा था। इस पर ध्यान ये रखिएगा कि उन्होंने ये कहा था, जो हमने अभी बताया, कि उन्होंने कहा कि हिंदू लोग अभी तैयार है, ठीक है ना, अभी और कम्युनिटी के लोग तैयार नहीं है, तो मैं जबरदस्ती किसी पर जो है वो कहे कि उनको उनके ऊपर इंपोज नहीं करूंगा, ठीक है ना। फिर समय के साथ थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, समय के साथ वो तैयार हो जाएंगे और उसके बाद फिर उनके लिए भी लागू करेंगे, और तब फिर पूरे भारत के लिए कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, ठीक है। और हिंदुओं के अंदर जो है इसी बात की जो है वो क्या है कि एक प्रश्न उठता रहा कि जो है मेरे लिए अगर है तो सबके लिए क्यों नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा कम्युनिटी अल्पसंख्यक लोग है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे संविधान ने हमें अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जीने का अधिकार दिया है, हमारी परंपरा, हमारी रवायतें, ये हमारी पहचान है, हम अपने हिसाब से हमारी जो सामाजिक मान्यता है उसको हमें अपने धर्म के हिसाब से, अपने सामाजिक नियमों के हिसाब से उसको हम संचालित करेंगे। और इसी बात को लेकर जो है वो क्या है कि एक विवाद बना रहता है, इस पर जो है अभी तक एक सामान्य मत जो है वो नहीं बन सका, और यही कारण है कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर ये कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हुआ। जबकि आप देखिए कि जो हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर भी कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे, ठीक है। उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि 2 दिसंबर 1948 ईस्वी को यदि धर्म को कानून बनाने के आड़े आने दिया जाएगा तब इस स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो है बाबा साहेब अंबेडकर ने जो ये बात कही थी, और वास्तव में संविधान सभा में जो मौजूद सदस्य थे उन सदस्यों के जो बहुमत होंगे वो इस पक्ष में होंगे, तभी तो ये आर्टिकल हमारे देश के संविधान में आया। और जब आया, जब हम ये कहते हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, हम संविधान जो कहेगा हम उसी के हिसाब से काम करेंगे, तो संविधान ये कहता है फिर उस हिसाब से काम क्यों नहीं होता है? एक जो है वो क्या है कि ये दिक्कत है, ठीक है। और अगर संविधान सभा के सदस्यों ने विचार विमर्श कर इस आर्टिकल को संविधान में जगह दी, तो संविधान में जगह दी यानी वो चाहते थे, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में इसलिए डाल दिया गया ताकि इसको जो है वो कहे कि कोई एक बाध्यकारी कह सकते हैं कि आदेश के रूप में ना समझा जाए, बल्कि जो है इसको एक तरह से कह सकते हैं कि एक निर्देश है, एक इंस्ट्रक्शंस है कि राज्य जब भी कानून बनाएगा, जब भी पॉलिसी बनाएगा, तब वो अपनी इस पॉलिसी में अगर ये जो अनुच्छेद में जो प्रावधान है उसको एक लागू करने की गुंजाइश दिखती है, संभावना दिखती है, तो उसको जरूर लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जब हम एक देश की बात करते हैं तो हमारे लिए एक समान नागरिक संहिता का भी होना जरूरी है, और दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की व्यवस्था जो है लागू। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यह भी ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान में एक राज्य है गोवा, जहां पर समान नागरिक संहिता जो है वो लागू है, ठीक है। कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू है। तो आपको यह समझ में आ गया ना, कॉमन क्रिमिनल कोड लागू है। एक हिंदू मर्डर करता है, एक मुस्लिम मर्डर करता है, एक ईसाई मर्डर करता है, सबकी सजा एक है। वहां पर जो है वो रिलीजन नहीं देखा जाता कि हिंदुओं की अलग होगी व्यवस्था, वो पहले जमाने में होता था। पहले जमाने में आप समझ जाइए कि एक शूद्र अगर किसी की हत्या करता था और एक ब्राह्मण किसी की हत्या करता था, तो दोनों के लिए अलग अलग सजा के प्रावधान थे, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग सजा के प्रावधान थे। अगर एक ब्राह्मण शूद्र की हत्या कर दे तो उसके लिए सजा कम था, लेकिन अगर एक शूद्र ब्राह्मण का मर्डर कर दे तो उसके लिए बहुत भयंकर सजा के प्रावधान थे। तो वहां पर जो है ये सारे एक अनुभव था और ये देखा गया, उनको लगा कि नहीं, सबके लिए एक जैसा समान नागरिक संहिता। हिंदुओं के लिए तो लागू कर दिया, लेकिन और कम्युनिटी के लिए लागू नहीं हुआ, और यही कारण है, यही विवाद जो है वो कह के चलता रहा है, ठीक है। फिलहाल ये हमने आपको बता दिया कि रियल जो है वो कह कि उसमें क्या विवाद है, क्या
कॉमन सिविल कोड क्या होता है, कॉमन क्रिमिनल कोड क्या होता है, ये हमने बता दिया। ठीक है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है ना। और वास्तव में देखिए हमारे देश का संविधान साफ साफ ये कहता है कि अगर क्या है कि ठीक है, जो भी आपको जो है आर्टिकल्स के अंतर्गत जो भी फ्रीडम, जो भी राइट्स आपको मिला हुआ है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि साथ में उसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये सारी जो अधिकार हैं वो अधिकार राज्य को सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम के लिए रोक नहीं सकता, उस पर जो है वो क्या है कि उस पर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन वो भी सकारात्मक। और वो जो कदम उठाएगा, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में है और वो ये देखेगा कि संविधान के प्रावधानों के अनुकूल हुआ या नहीं हुआ, किसी के अधिकारों का हनन तो हुआ नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, लेकिन राज्य ऐसा कर सकता है, राज्य ऐसा कर सकता है कि कोई धार्मिक मान्यता, किसी कोई कहता है कि ये धार्मिक है और सामाजिक हमारी जीवन की विशेषता है और इसलिए इस पर कोई जो है राज्य कानून नहीं बना सकता, किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है और संविधान हमें इस बात का राइट देता है। तो संविधान यह भी कहता है कि किसी भी अगर जो है कह सकते हैं कि समाज और धर्म में अंतर्व्याप्त अगर कोई बुराई है तो उसको दूर करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और ये जो आर्टिकल है जो फ्रीडम देता है अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ जीने का, वो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस वो दिए हुए हैं। ठीक है ना। फिलहाल चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, ये समझ में आएगा आर्टिकल 44। बस ध्यान रखिएगा कॉमन सिविल कोड की बात की गई है आर्टिकल 44 में। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। यहां पे देखिए ध्यान ये रखना है कि आपको कौन से आर्टिकल में क्या क्या बातें की गई। आर्टिकल 44 हो गया जिसमें कॉमन सिविल कोड की बात की गई, आर्टिकल 45 में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, आर्टिकल 46 है इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति की बात की गई। आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, ठीक है, ये जो है राज्य की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान में निवास करने वाले हर एक राज्य का जो न्यूट्रिशन लेवल है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको रेज्ड किया जाए, उसको ऊपर उठाया जाए और साथ में जो स्टैंडर्ड जो है कि जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर को भी जो है उसको ऊपर किया जाए। तो ये जो है वो क्या है आर्टिकल 47 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 48 के अंतर्गत जो है 48 के अंतर्गत उसमें जो है कृषि और पशुपालन की बात की गई। फिर जो है 48 का जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा और उसके अंतर्गत जो है वो क्या है कि पर्यावरण की रक्षा, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए, ये हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इस तरह की बातें की गई। ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो क्या है आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के संबंध में, 48 का में पर्यावरण और पर्यावरण की रक्षा, वन वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। ठीक है, 49 में जो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, उसकी रक्षा की बात आर्टिकल 49 में की गई है। 50 में क्या है कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेपरेशन की बात की गई है। ठीक है, इसी प्रकार आर्टिकल 51 में यह कहा गया कि भारत अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए कार्य करेगा, इस बात का जिक्र किया गया है। तो आपको क्या है कि ये आर्टिकल्स जो है सीधे तौर पे फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड की बात की गई है, आर्टिकल 45 में अनिवार्य और निःशुल्क जो है शिक्षा की बात की गई है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति और जनजातियों और कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी जो उसके मतलब जरूरतें हैं उसकी पूर्ति की बात की गई है। 47 में पोषाहार स्तर, ठीक है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उठाने की बात की गई है। आर्टिकल 48 में जो है कृषि और पशुपालन और 48 का में उसमें जो है पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन की बात, वन वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेपरेशन की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल जो है 51 हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, मतलब जो है जीवन में अंतरराष्ट्रीय जो कह सकते हैं कि लेवल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें भारत अपनी भूमिका निभाएगा। और हिंदुस्तान में देखिए ध्यान रखिएगा कि गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भी हिंदुस्तान गुटनिरपेक्षता के उस तरह की नीति का पालन नहीं करता जैसा स्विट्जरलैंड करता है। ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो क्या होगा कि यहां पर सक्रिय गुटनिरपेक्षता की बात की गई जिसके बारे में अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में क्या क्या किया गया ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आप आर्टिकल 45 में क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको आपको याद रखना है। ये 86वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत यहाँ पर क्या है कि ये जो 45 के अंतर्गत अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, ये ध्यान रखिएगा ये सब के लिए नहीं है, ये 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ये पहले नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख आर्टिकल 45 में तो था ही था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह व्यवस्था यहां से हटाकर अनुच्छेद 21A, ठीक है, अनुच्छेद 21A में जो है वो क्या है कि समाहित कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21A जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 21 में उसमें 21A जो है जोड़ा गया, ठीक है, 21A जोड़ा गया और उसमें जो है क्या है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात जो है वहां पे की गई, ठीक है, और इस तरह से उसे वहां पे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो है शामिल कर दिया गया। तो 6 से 14 साल, अब 6 साल तक, ठीक है, अब क्या होगा कि जब वहां पे जोड़ दिया गया तो आर्टिकल 45 में क्या होगा, अब राज्य 6 वर्ष के पहले के बच्चों के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट्स हो गया तो अब तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो न्याय योग्य हो गया, वो जस्टिसिएबल हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या है कि न्यायालय इस पर जो है वो क्या है कि संज्ञान ले सकता है, ठीक है ना, वो राज्य को कह सकता है, ठीक है, ये जो है। लेकिन अब जो है आर्टिकल 45 में अनिवार्य और निःशुल्क जब शिक्षा की बात की गई है तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, तो वहां पर 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी के प्राइमरी तौर पर जो है जो भी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, उसकी व्यवस्था राज्य करेगा, ठीक है, राज्य करेगा जब भी उसको मौका मिलेगा, जब भी उसे उसके पास संसाधन होंगे तो 6 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उसके लिए भी जो है वो क्या है कि वो प्रयास करेगा। लेकिन क्या है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में यह व्यवस्था क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहां से हटाकर अनुच्छेद 21A में समाहित कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये याद रखिएगा और प्लस 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में और 21A जोड़ा गया, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 46 है, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। यहां पे देखिए ध्यान ये रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति और ठीक है जो अन्य कमजोर और दुर्बल वर्ग है, ठीक है, सबकी वास्तव में हिंदुस्तान में जब हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की यानी समाजवादी रूप वाले, समाजवादी पद्धति वाले अगर हम समाज की स्थापना की बात करते हैं तो वास्तव में क्या है कि जो भी ऊंच नीच का भेदभाव है, विवाद है, या कह सकते हैं कि जो अंतर है अमीरी और गरीबी का और किसी भी स्तर का जो भी अंतर है वो समस्त अंतर को समाप्त करना होगा। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो दुर्बल वर्ग हैं, उनको यूं ही नहीं छोड़ देना है, उनको भी साथ जब तक हम लेकर नहीं चलेंगे हम सच्चे अर्थों में अपने देश का सही विकास जो है वो कह के नहीं कर पाएंगे। यहीं पे देखिए गांधी जी की जो है वो क्या है कि फिलॉसफी जो है, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो फिलॉसफी का सबसे बड़ा उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन भारत के संविधान के कौन से भाग में दिखता है, तो वो भाग 4 हो जाएगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करते हैं तो यहां पे मुझे याद आता है कि गांधी जी सर्वोदय की बात करते थे, गांधी जी सबके उदय की बात करते थे। उनका ये कहना था, इसको अनटू द लास्ट, रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट, उसी पुस्तक को उन्होंने पढ़ा और वहीं से उनको सर्वोदय की प्रेरणा मिली और जिसमें उन्होंने कहा कि सबका उदय होना चाहिए। और गांधी जी के सर्वोदय का यह सिद्धांत जो है वो क्या है कि जो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है, विचारधारा है, उस विचारधारा के इतर दिखता है। उपयोगितावादी जो विचारधारा है वो ये कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, वो ये नहीं कहता है सभी लोगों का अधिकतम सुख, वो कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। यानी जब अधिकतम की बात करेंगे तो कुछ हिस्सा तो छूट जाएगा ना। गांधी जी कहते थे नहीं यह गलत है, एक भी जो है बंदा छूटना नहीं चाहिए, सबका उदय होना चाहिए, सबका जो है बराबर स्तर पे ले जाने की राज्य की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। और जब तक ये स्टेटस नहीं आएगा तब तक हम अपने देश का सच्चा विकास नहीं कह सकते, गांधी जी का मानना था। और वास्तव में आर्टिकल जैसे 46 की बात करिए तो आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है कह सकते हैं कि कमजोर वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए उनके शिक्षा और अर्थ है। इवन कि आगे देखिएगा 47 वगैरह में पोषाहार स्तर,
यानी कि जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो कह सकते हैं अक्सर सुनते रहते हैं कुपोषण से बच्चे जो है बीमार पड़ गए, बच्चे बहुत कुपोषित हुए हैं, ठीक है, तो वो सब जो है वो राज्य का दायित्व बनता है कि उसका पोषाहार स्तर जो है उसको ऊपर करे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों का, सिद्धांतों का रिफ्लेक्शन दिखता है। तो यहां पे देखिए आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की जाएगी। देखिए शिक्षा जो है वो क्या है कि एक प्रकार से इसको देखिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए जो है वो क्या है कि कर दिया गया, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। अर्थ जो है वो क्या है कि व्यक्ति अगर गरीब होगा ना, तो गरीबी की स्थिति में, ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि वो अपना ख्याल नहीं रख पाएगा, अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाएगा। तो इस वजह से क्या है कि हमें जो है वो क्या करना है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हेतु जो है वो क्या है कि कदम उठाना पड़ेगा, राज्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए, ये बात की गई है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है, यानी कि राज्य इस बात की कोशिश करेगा कि वह भारत के, ठीक है, लोगों के पोषाहार स्तर, इसमें साफ इंग्लिश में देखिए रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश करेगा। वास्तव में हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास के जो संसाधन थे वो संसाधन काफ़ी सीमित है, ठीक है, और लोगों के लिए भोजन, उसके लिए पोषण, उसके जीवन स्तर में सुधार की जो बात थी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी राज्य के ऊपर। लेकिन राज्य पर दबाव नहीं बनाया जा सकता था कि आप इसको तुरंत करिए, क्योंकि और भी ऐसे काम थे जिस पर तुरंत कार्रवाई करना, तुरंत उस पर कह सकते हैं कि कदम उठाना, निवेश करना जरूरी था। इसलिए उसको नीति निर्देशक तत्व में डालकर राज्य से इस बात की उम्मीद की गई कि जब भी उसे अवसर मिलेगा, जब भी वो एबल्ड होगा, वो राज्य की जो जनता है उसके पोषाहार स्तर, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो आर्टिकल 47 में जो है यही है। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर जो औषधियां, उसके औषधीय प्रयोजनों से भिन्न किसी अन्य प्रकार के उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। देखिए यहां पे ये समझिएगा कि बिहार है, गुजरात है, ठीक है ना, कुछ एक ऐसे राज्य है, उसने क्या है कि अपने राज्य में उसने शराब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी लॉकडाउन की स्थिति में आपने देखा कि शराब बेचने पर पहले प्रतिबंध था और अब धीरे धीरे जो है उसको क्या है कि खोला जाने लगा। तो खोला जाने लगा तो वास्तव में क्या है कि ये मतलब आर्टिकल 47 ये कहता है कि अगर पोषाहार स्तर ऊपर करना है, जीवन स्तर ऊपर करना है, तो हमें क्या करना है कि हमें जो लोगों की जो खाद्य सामग्री की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता तो मिले, लेकिन मादक पेय पदार्थ है, ठीक है, उसमें अगर और साथ में जो है बहुत सारे हानिकर जो औषधियां हैं, ठीक है, उन औषधियों के अगर मतलब कह सकते हैं औषधीय प्रयोजन की अगर हम बात करें, ठीक है, उसका मेडिसिनल जो पर्पसेस है उसको छोड़कर उसका सामान्य प्रयोग से मतलब उसका सामान्य प्रयोग को रोकने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। लेकिन आप देखते हैं कि मादक पेय पदार्थों का मतलब जो है वो क्या है कि उसकी अनुमति हुई और लोग शराब के लिए जो है इतनी सारी जो है वो क्या है, तो उसमें क्या है कि एक तरफ राज्य ये कह रहा है कि आप पोषाहार स्तर ऊपर करेंगे, आप जीवन स्तर ऊंचा करेंगे और मादक पेय पदार्थों को आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ये राज्य से उम्मीद है, राज्य से जो है इसमें एक प्रकार से उससे जो है ये मतलब एक अपेक्षा की गई कि वो उस तरह की कोशिश करेगा। लेकिन क्या है कि वास्तव में इस तरह की कोशिशें कुछ राज्य ही कर पाते हैं, सारे राज्य नहीं कर पाते, पूरे भारत के स्तर पर इसको लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से मतलब जो है काफ़ी मात्रा में रेवेन्यू जो है सरकार को प्राप्त होती है, क्योंकि सरकारी जो व्यवस्था है वो उसको पूरे देश में अगर आपको संचालित करना है तो आपको उसके लिए फंड रेज करना पड़ेगा। फंड रेज करना होगा तो फंड जो है वो क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट किसी से पैसा मांगिए कि आप देश की तरक्की में लगाना है तो वो जो है वो क्या है कि देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जो मतलब शराब पीने वाले लोग होंगे, शराब के माध्यम से
ठीक है, शराब के माध्यम से वो क्या है कि वो पैसा मतलब पीने के लिए वो देंगे, तो उसमें जो एक्साइज ड्यूटीज वगैरह सब होते हैं वो सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। और इसलिए वो चाह कर भी, ये है एक संवैधानिक अपेक्षा है, राज्य को ऐसा करना चाहिए, लेकिन चूंकि एक मजबूरी ये है कि राज्य के अन्य जो विकास के कार्य हैं उसके लिए एक फंड चाहिए, और वो फंड अगर नहीं होगा तो वो काम भी नहीं हो पाएगा। और फंड डायरेक्ट जनता से किसी और रूप में लेना एक कठिन कार्य है। तो एक तरीका जो है वो क्या है कि इस तरह से बच जाता है, और उसके बाद जो है, तो इसीलिए क्या है कि इसमें कई बार ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इसको प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो प्रतिबंध तभी लगा सकते हैं जब आपके पास अन्य मतलब जो है वैकल्पिक साधन हो जहां से रेवेन्यू जनरेट हो इतना कि उससे प्राप्त होने वाले रेवेन्यू को अगर बंद कर दिया जाए, ठीक है, वो बंद कर दिया जाए, तो उससे प्राप्त होने वाले जो रेवेन्यू है उसकी जो कमी है उस कमी की भरपाई अन्य स्रोत से जो है वो किया जा सके। इसीलिए क्या होता है कि सामान्य तौर पे ये बड़ा कठिन हो जाता है इस तरह का प्रतिबंध लगाना जो है, लेकिन राज्य से अपेक्षा तो किया गया है 47 में, आर्टिकल 47 में, कि औषधीय प्रयोजनों से भिन्न मादक पेयों और ऐसे हानिकर औषधियों के किसी अन्य प्रकार के उपयोग का प्रतिबंध प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। राज्य के बारे में कहा गया है, और इसको जैसे हानिकर औषधियां ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मादक पेय जो है वो क्या हो जाएगा, इंटॉक्सिकेटिंग जो है ड्रिंक्स हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, यानी औषधीय जो पर्पस है उस पर्पस को छोड़कर अन्य जो है किसी भी प्रकार से इस तरह के पेयों का, हानिकर औषधियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राज्य ऐसी कोशिश करेगा, ठीक है। ये है तो लोक स्वास्थ्य में सुधार, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आर्टिकल 48 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है। और इसमें देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल 48 ये सब इसलिए इसको थोड़ा कनेक्ट करिएगा कि जो गौ रक्षा की बात की जाती है, या कहीं पर जो है गाय ले जाते हुए पकड़े गए, तो आपके दिमाग में आएगा क्या ले नहीं जा सकते हैं, क्या उसके जो है वो खाने पर किसी न किसी तरह का प्रतिबंध लगा सकता है कोई, क्या उस पर जो है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन की जो बात की गई है उसके अंतर्गत ये कहा गया पशुओं की रक्षा, और पशुओं की रक्षा में भी जो है विशेषकर दुधारू नस्ल की जो पशुएं हैं उन पशुओं की रक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा, ठीक है, राज्य प्रयास करेगा। और दुधारू नस्ल की जो पशु है उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय जाहिर सी बात है कि वो गाय है, ठीक है, गाय है, और गाय की रक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 48 में इस बात की अपेक्षा की गई है। और यहां देखिए आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन के संगठन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें साफ साफ लिखा है कि इसका विकास आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस जो है वो क्या है कि इसका किया जाएगा। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा है विशेषकर गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार एवं उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। जो मिल्क एंड ड्रॉट जो कैटल्स है, ठीक है, उसकी जो है प्रिजर्विंग के लिए उसके ब्रीड्स को इंप्रूव करने का जो है प्रयास राज्य करेगा। ये आर्टिकल 48 में जो है इसका किया गया है। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि गांधी जी से ये कहा गया कि उन्होंने ये साफ साफ कहा कि गौ रक्षा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन गौ रक्षा के क्रम में किसी की हत्या कर देना ये भी जो है वो गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। हमें गौ रक्षा के प्रयास करने चाहिए, और इसका तरीका ये होगा कि अन्य सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है इस पर निर्णय दिया है कि जो है कह सकते हैं कि किसी के खाने पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, उसका भी जो है वो क्या है कि अपने हिसाब से खाने और पीने का उसको आज़ादी है, लेकिन हर आज़ादी पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है ये कहे कि नहीं खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो वो मादक पे वो अफीम का सेवन करने लगे, अफीम का सेवन, वो भी कहे कि भाई हमको खाने का अधिकार है, तो उसमें क्या होता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात आती है, और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन जो है गांधी जी का ये कहना था कि आप जो है वो कहे कि गौ रक्षा का या पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी की हत्या या किसी को प्रताड़ित किया जाए यह भी उतना ही गलत है, ठीक है, यह भी उतना ही गलत है। और ये हम जबरदस्ती नहीं,
ये किसी से अपील करके हम उनसे जो है वो कहे कि एक सम्मानपूर्वक और सहमति के आधार पर जो है हम इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वास्तव में किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी बात को लेकर किया जाना ये वास्तव में गलत है, ठीक है ना। और इसको एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही और अपील करके, एक कहते हैं हृदय परिवर्तन करके जो है, जो गांधी जी अक्सर कहते थे सत्याग्रह की बात, और सत्याग्रह क्या था, सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह। अगर वो ऐसा सोचते तो उसके लिए उनको क्या है, उन्होंने कहा कि आग्रह करके एक सहमति के आधार पर हमें क्या है कि इस तरह की व्यवस्था को लागू करना चाहिए। लेकिन गांधी जी भी गौ रक्षा की बात करते थे, ठीक है, लेकिन उनका जो तरीका था वो तरीका हिंसक नहीं था, उनका तरीका जो है सहमति के आधार पर जो है ऐसा करने की बात वो करते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आर्टिकल 48 और 48 का इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। पर्यावरण के संरक्षण तथा इसमें संवर्धन की बात की गई है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ठीक है। देखिए इसी का डेरिवेटिव जो है वो क्या है कि आप इसको देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, ठीक है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस तरह के जो है वो चलाए जाते हैं, वो वन्य जीवों की रक्षा, मोर को मतलब मोर का की हत्या करना, शिकार करना, ये सब जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये वास्तव में क्या है कि हमारे देश के संविधान में ही जो है राज्य से इस बात की अपेक्षा की गई है कि ऐसे जो वन और वन्य जीव है उन वन्य जीवों की रक्षा, आप जितना भी आप देखिएगा सब देखिए इसी का एलाबोरेटेड फॉर्म में है। आप जो है जितने भी आप सेंचुरी देखते होंगे, बर्ड सेंचुरी हो गया, भरतपुर घना पक्षी अभ्यारण्य हो गया, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान हो गया जहाँ पे बाघों को बाघों की संरक्षण किया गया, ठीक है। आप जो है वहाँ पर देखेंगे असम में जो कह सकते हैं जो गेंडा है, गेंडा की रक्षा के लिए वहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर उसके लिए प्रयास किया गया है। तो ये राष्ट्र से, और ऐसा इसलिए सरकार करती है क्योंकि सरकार से इस बात की अपेक्षा की जाती है। अब हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व में इस बात की जो है अपेक्षा राज्य से की गई है कि वो ऐसे पशुओं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो पहले क्या था, मूल संविधान में इस तरह का नहीं जोड़ा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 48 में ही चूंकि कृषि और पशुपालन की उसमें बात की गई थी तो उसी में जो है इसको जोड़ दिया गया, ठीक है, जोड़ दिया गया और उसमें ऐसे पशुओं के संरक्षण का प्रयास जो है वो किया गया है, ठीक है ना। तो पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन की बात इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 49 क्या, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली में या बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे जाएंगे तो देखिए दो तरह के हिंदुस्तान में क्या है कि एक यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल है, ठीक है, जिसके संरक्षण और उसके रखरखाव की व्यवस्था यूनेस्को करती है, ठीक है। साथ में क्या होता है कि साथ में जो यूनेस्को तो सारे जगहों का तो उसका तो परिरक्षण, उसके रखरखाव की व्यवस्था तो करेगा नहीं, तो बहुत सारे इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक है, ठीक है, वस्तुएं हैं, उन सबों की स्थान हो गए, उन सबों की रक्षा के लिए अलग से प्रयास जो है वो किया जाता है। और आप बहुत सारे जगहों पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित, ठीक है, और संवर्धित, परिरक्षित, ठीक है, ये इस तरह का जो है वो क्या है कि शब्द आप देखेंगे। और वो क्या है कि और नेशनल इंपॉर्टेंस का ये सब देखिए, इमारतें जो होती है ना वो वास्तव में क्या है कि वो निगाहें हो तो पत्थर भी बोला करती है, ऐसा कहा जाता है कि आपको भले ही, जैसे हम लोग एक बार फतेहपुर सिकरी जब घूमने गए, अकबर का जो वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि उसकी जो किले वगैरह बनाए, ठीक है ना, और साथ में जो है अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ठीक है, जब गए तो बहुत सारे लोगों का जब जिनके थ्रू जा रहे थे तो वो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे क्या देखेंगे, वो पत्थर वगैरह सब क्या देखना है, ठीक है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में इनको ये नहीं पता है कि ये पत्थर भी हमें कितनी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे सकते। तो मुझे एक बात याद आई कि कहीं पढ़ा था, निगाहें हो तो पत्थर भी बोला करती है। तो वास्तव में वो पत्थर जो है, यूनेस्को बैकूफ तो नहीं है ना कि पूरे दुनिया में जो मतलब कह सकते हैं कि ऐसी इमारतें जो मानवता को संदेश दे सकता है, जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को पैदा कर सकता है, तो वो इस तरह के परिरक्षण की बात दुनिया भर में करता है।
तो हम हिंदुस्तान के लोग जो है अपने हिंदुस्तान का या राष्ट्रीय महत्व के जो इमारत हैं, जो स्मारक हैं, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान है, क्या उसका परिरक्षण नहीं कर सकते, उसका संवर्धन नहीं कर सकते? और उसके देखने से क्या होता है, उसको आप जाइए देखिए, ध्यान ये रखिएगा, कभी भी आप बाहर निकलते हो ना, पर्यटन का इसीलिए महत्व, पर्यटन का सबसे जो बड़ा महत्व है वो महत्व ये है कि जब आप किसी क्षेत्र का पहली बार जब पर्यटन करने जाते हैं, फिर उधर से जब वापस आते हैं, तो उस पर्यटन का क्या फर्क पड़ता है। हमने एक जगह पे पढ़ी थी, पर्यटन का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जिस जगह का पर्यटन करने जाते हैं उसके पहले जो आप होते हो, पर्यटन करने के बाद जब वापस आते हैं तो पहले की तुलना में आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप ऐसे सोचिए, ताजमहल जिसने नहीं देखा है, आप क्या है कि आप ऐसे पढ़ो, क्या कहते हैं, आप किताबों में पढ़ते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, और जब हकीकत में देखते हो तो दोनों में फर्क क्या होता है आप फील करिएगा। किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है, जब उसने क्या है कि अमेरिका का जब उन्होंने ताजमहल देखा था, तो उन्होंने ये कहा था इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो है जिसने ताजमहल देखा है और एक वो है जो ताजमहल नहीं देखा है, और मुझे खुशी है कि मैं उस कैटेगरी में आता हूं जिसने ताजमहल देखा है। ठीक है, तो क्या होता है, फर्क क्या है, ताजमहल देख लेने के बाद तो आपके व्यक्तित्व में क्या, आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंट लगा, और जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको वो पूरा चलचित्र के समान वो सारी चीजें जो है, तो इसलिए क्या होता है कि ये हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव लाता है, और ये बदलाव जो हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकता है, ऐसे राष्ट्रीय महत्व की इमारतों का संरक्षण ना सिर्फ उस इमारत के दृष्टिकोण से, बल्कि वो एक व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, एक सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए ऐसे इमारतों के संरक्षण की जरूरत होती है। नहीं तो फिर इतिहास भी पढ़ना बेकार है। क्यों पढ़ना जरूरी है? तो इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि हम पास्ट को समझ पाते हैं, और पास्ट को अगर समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान के जो आधार है वो आधार, अब आप सोचो कि एक मकान का फाउंडेशन ना हो तो वो मकान लटक जाएगा, हवा में वो झूलता रहेगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, उसका कोई उसी तरह से जैसे हम पास्ट है तो पास्ट का आधार तो प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट ही नहीं जानेंगे तो हम पास्ट को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, और पास्ट और प्रेजेंट जानेंगे तो हम फ्यूचर का बेहतर निर्माण कर सकते हैं। इसलिए पास्ट को समझना बहुत जरूरी है। उसके और जो है लौटना जरूरी नहीं है, लौटने का मतलब है उसको समझना जरूरी है, लेकिन हम वही युग में चले जाएं ऐसा नहीं है। बस उसको इसलिए वहां पे जाना चाहिए, इसलिए समझना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि उसमें क्या कमियां थी, क्या जो है अच्छाइयां थी। कमियों को छोड़ना है, अच्छाइयों को लेकर उसमें और अच्छाइयां ऐड कर भविष्य में एक बेहतर जो है जीवन का निर्माण करना, एक बेहतर देश का निर्माण अपने समाज के लिए करना है। ठीक है, ये चीज़ है, ये सब जो है इसको ये सब ध्यान रखिएगा। निबंध उबंध में भी बहुत जगह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए इसको समझिएगा, और समझने के अलावा जो है इसका कह सकते हैं कि इसको चिंतन करिए, और ये देखिए कि इसका कहाँ कहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं, किस किस जगह पर इसको लिखने में, इसको एक्सप्लेन करने में, इसका एक साइंटिफिक जो विजन है उसको बनाने में, अपने व्यक्तित्व में एक निखार लाने के लिए कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये अपने आप में आप तभी ये कर सकते हो, ये तभी ये एबिलिटी पैदा कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें सोचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 में देखिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की बात की गई है। देखिए यहां पे क्या है कि अगर आप देखिए तो क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका देखती है। दो काम मोटे तौर पे करती है, एक तो संविधान का इंटरप्रिटेशन करती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी जो भी व्यक्ति अगर कानून के हिसाब से कार्य नहीं करती है तो उसको दंडित करती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और तीसरी बात जो है ये भी ध्यान रखिएगा, उसका एक कार्य और भी है, और वो कार्य यह है कि यह देखना कि जो राज्य है, जो कार्यपालिका विधायिका है, वो जो काम कर रहा है, विधायिका जो कानून बना रहा है और कार्यपालिका जो लागू कर रहा है, वो असंवैधानिक तो नहीं है, और असंवैधानिक है तो न्यायपालिका क्या करेगा, वो उससे बचाएगा, जो भी उससे प्रभावित जो लोग हैं उस व्यक्ति की जो है वो रक्षा करेगा। ये काम होते रहा न्यायपालिका का। अब देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर उस पर कार्यपालिका हावी हो जाएगा, विधायिका हावी हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि न्यायपालिका फ्री नहीं रह पाएगा, और फ्री नहीं रहेगा
तो ऐसी स्थिति में वो न्याय नहीं कर पाएगा सही तरीके से, निष्पक्ष रूप से। और दूसरी बात, संविधान का एक अपने जो सही व्याख्या वो व्याख्या नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों के अधिकारों की रक्षा जो है वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, हिंदुस्तान में देखिएगा कि मॉन्टेस्क्यू, फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। लेकिन और हिंदुस्तान में भी है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सेपरेशन, लेकिन ये सेपरेशन उस तरह का नहीं है जिस तरह से अमेरिका में। हिंदुस्तान में क्या है, कार्यपालिका का गठन ही विधायिका के सदस्यों से किया जाता है। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि यहां संसदीय शासन की व्यवस्था है, यहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा कि कार्यपालिका का गठन ही विधायिका के सदस्यों से होगा। जब हम कहते हैं संसदीय शासन की व्यवस्था, तो इसका मतलब होता है संसद शासन करती है। और संसद कैसे शासन करती है? तो संसद अपने सदस्यों में से कुछ सदस्य को कार्यपालिका के तौर पे गठन करती है, उसको कहती है कि तुम आपको जो है शासन करना है, ठीक है, शासन करना है। और इसलिए चूंकि संसद ने उसे अधिकार दिया, इसलिए जो भी कार्य करेगा उसको संसद में जाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, संसद में बतलाना पड़ेगा। और जो सत्ता से विपक्ष में जो लोग हैं वो विपक्ष सवाल करेगा और आपका दायित्व बनता है आप उसका जवाब दीजिए। तो ये जो है वो सवाल और जवाब, ये सत्ता और विपक्ष जो है इसमें जो टकराहट, कहने का मतलब है जो सवाल जवाब है, ये लोकतंत्र के लिए सही है और संसदीय शासन की व्यवस्था के लिए सही है। तो यहाँ पे संसदीय शासन की व्यवस्था इसलिए कहते हैं कि वास्तव में संसद ही शासन करती है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद के सदस्य ही तो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका का सदस्य इंडिपेंडेंट नहीं होता है अमेरिका की तरह। यहां पर कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वो क्या है, विधायिका का सदस्य होता है। और विधायिका का सदस्य होने के नाते जाहिर सी बात है कि आपको कार्यपालिका जो कार्य करेगी उसको संसद में जवाब देना पड़ेगा। संसदीय शासन की व्यवस्था का मतलब ही है कि आप एकदम इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको वहां पर जाके जवाब देना पड़ेगा। सवाल करेंगे विपक्ष, वो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो संसदीय शासन है। तो संसदीय शासन की व्यवस्था में क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका का उस तरह से सेपरेशन नहीं होता है जिस तरह से सेपरेशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका से देखा जाए तो न्यायपालिका को अपेक्षाकृत इंडिपेंडेंट रखा गया। विधायिका के सदस्य न्यायपालिका के सदस्य नहीं होते, यह ध्यान रखिएगा। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होंगे, लेकिन विधायिका के सदस्य न्यायपालिका के सदस्य नहीं होंगे। न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट जो है रखा गया है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना कि इंडिपेंडेंट रखने का मतलब यह भी नहीं है कि विधायिका न्यायपालिका से कोई भी मतलब किसी तरह का डिसीजन नहीं ले सकती, ऐसा भी नहीं है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जो है हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर राज्य का एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय हो ही। ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्य का एक उच्च न्यायालय हो, दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय, ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि दो राज्य का एक ही उच्च न्यायालय होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड राज्य का विधानमंडल करता है? नहीं, ये डिसाइड तो विधायिका करता है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा आपका जो है संसद करेगी, ठीक है। तो संसद को अधिकार है, लेकिन जजेस को जो है, जजेस की नियुक्ति भले ही मतलब कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो करते हैं ना, वो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कॉलेजियम प्रणाली है, उस कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत जजेस के नाम दिए जाते हैं और उसी नाम में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो है वो क्या है कि कार्यपालिका का है इंटरफेयर। और बल्कि इसमें जो है इसके अंतर्गत क्या था कि एक जो है वो क्या है कि 16 अक्टूबर 2015 को चतुर्थ जजेस केसेस में, ठीक है, फोर्थ जजेस केस में ये कहा गया था, उसमें क्या हुआ था कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम संवैधानिक असंवैधानिक घोषित किया गया था इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत क्या था, इस 99 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना
2015 के आसपास में जो है वो किया गया था। और इसके करने का मकसद ये था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और भारत के विधि मंत्री इत्यादि मिलकर जजेस की नियुक्ति के संबंध में डिसीजन लेंगे। पहले तो पारित हो गया, सब कुछ मुहर लग गया, लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 16 अक्टूबर 2015 को चतुर्थ जजेस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 99वां संविधान संशोधन जो है वो असंवैधानिक है। यानी NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, इसकी स्थापना का जो प्रावधान है वो प्रावधान जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि हम जो है न्यायपालिका के गठन में अगर कार्यपालिका का किसी तरह का उसमें इंटरफेयर होगा तो फिर ये न्यायपालिका जो है फ्रीडम नहीं रह पाएगा, उसको वो फ्री नहीं रह पाएगा। और फिर ऐसी स्थिति में फ्री अगर नहीं रह पाएगा तो तमाम तरह की जो है गड़बड़ियां आने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहां पे बंद हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट रखने की जो बात है हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में और किया गया नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि पूरी कोशिश करेगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रहे। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, ये भी एक बहुत लंबा जो है डिस्कशन है। हम लोग आत्मनिर्भर जैसे कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने एक स्पीच में ये कहा कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आत्म केंद्रित नहीं, यानी कि हम ईगो सेंट्रिक नहीं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। और इसका मतलब ये था कि वो ये चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं ना कि केवल अपनी ही तरक्की की बात सोचेंगे, ऐसा नहीं है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका अदा करेगा। और आपने देखिएगा इवन इस कोरोना संकट काल में भी भारत के पास जितने भी संसाधन थे, सीमित संसाधन में भी पूरी कोशिश किया कि वो विभिन्न देशों से वो संपर्क स्थापित करे, जो भी उसके लायक जो भी सेवा है वो सेवा दे। उसने बहुत सारे किट्स, बहुत सारे जो है मेडिसिन वगैरह जो है दुनिया के विभिन्न देशों को भेजा। तो ये संविधान ही ये कहता है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने से कतई पीछे नहीं आएगा। और ये हमेशा से ऐसा होता रहा कि भारत भले ही गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया, लेकिन क्या है कि इसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका और जो है रूस में अगर किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका नहीं निभाएगा, वो एकदम स्विट्जरलैंड की तरह जो है एकदम ड्राई न्यूट्रलिटी का पालन करेगा। तो वास्तव में जो है इसको कहा जाता है हिंदुस्तान में जो उसका पालन है वो पालन जो है वो क्या है कि उसका जो फिलॉसफी है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ डायनामिक न्यूट्रलिटी कहा जाता है, सक्रिय गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ डायनामिक न्यूट्रलिटी का मतलब ये हो गया कि एकदम हम न्यूट्रल नहीं रह गए, हम डायनामिक कहने का मतलब है कि हमको किसी गुट से मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई गुट जो है वो गलत करता है तो हम उसमें कह सकते हैं कि नहीं ये गलत है। तो ये गलत अगर आप कहते हो तो एक प्रकार से क्या होगा, फिर आप गुटनिरपेक्ष नहीं रहेगा ना, तो आप तो किसी ना किसी रूप में अपना ओपिनियन दे रहे हो। स्विट्जरलैंड कभी कोई ओपिनियन नहीं देता, आप सुनते होंगे, ठीक है, कभी भी नहीं सुनता कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। तो हम उस तरह का जो है एकदम न्यूट्रल वे में जो है काम नहीं करते हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो एक भूमिका होनी चाहिए वो हम निभाते हैं। और इसलिए और बावजूद इसके हम गुटनिरपेक्षता की नीति का भी पालन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सक्रिय गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ डायनामिक न्यूट्रलिटी हो गया। और ये आर्टिकल 51 में ये ध्यान रखिएगा कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। तो यहाँ पे राष्ट्रों के बीच आप समझिए कि जब अमेरिका और ईरान के बीच जब संबंध खराब हुए तो चूंकि अमेरिका, भारत के अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ भी थे, भारत के अच्छे रिश्ते ईरान के साथ भी हैं, तो इसलिए भारत से उस समय इस बात की उम्मीद की गई थी कि वो अमेरिका और ईरान के बीच के जो तनावपूर्ण स्थिति है उसमें वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है कि वहां पर इस तरह की बातें की गई। इसके बाद देखिएगा तीसरा है राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति
आदर का भाव बढ़ाने का प्रयास करेगा। जेनेवा कन्वेंशन वगैरह सबकी बात होती रहती है। तो वास्तव में क्या होता है कि एक तो कानून हमारे हिंदुस्तान के अंदर का होता है, एक कानून होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कानून कार्य करते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड है, युद्ध बंदियों से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके प्रति जो है एक आदर का भाव पैदा करेगा। भारत इस तरह की कोशिश करेगा। ये आर्टिकल 51 में कहा गया। और आर्टिकल और 51 के डी में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो ये आर्टिकल 51 में जो है इसकी बात की गई। तो ये एक प्रकार से क्या है कि भारत के संविधान से संबंधित जो है नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल से संबंधित जो सवाल है, ठीक है, जिस तरह से पूछे जा सकते हैं उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर लगा होगा। नीति निर्देशक तत्व से एक और वीडियोस बनेंगे, ठीक है ना, कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होगी, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। मैं फिर जो है एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।